आज की वीडियो में हम फॉरेन पोस्टल मैनुअल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में फॉरेन पोस्टल मैनुअल में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ आप उनको आसानी से कर पाएँ। हालांकि पूरा मैनुअल पढ़ पाना तो मुश्किल सा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगे हैं उनको हम ज़रूर कवर कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में 2 या 3 जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ आप वो कर पाओ। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए, क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आप लेना चाहते हैं, बुक्स भी मिल जाएंगी, या फिर थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं तो थ्योरी वाली बुक भी मिल जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फॉरेन पोस्टल मैनुअल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल रिलेट्स टू विदेशी डाक नियमावली के भाग 1 का अध्याय 1 किस चीज़ से संबंधित है। तो चैप्टर नंबर 1 में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, जर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। हालांकि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में हम इन चीज़ों के बारे में कर चुके हैं, फिर ये हमारे पास फॉरेन पोस्ट मैनुअल में भी आती हैं तो यहाँ पे भी इनको कवर कर लेंगे। तो फॉरेन पोस्ट मैनुअल में भी आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कितने सदस्य देश हैं 192। यूपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू, यूपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्न स्विट्जरलैंड में है। द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना किस तिथि को हुई थी। करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 अक्टूबर 1874 को, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर, विश्व डाक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो जब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, जिस तिथि को हुई थी उसी तिथि को हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, यानी कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर, राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। When did India joined यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 1 जुलाई 1876 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। अंडर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कन्वेंशन ईच कंट्री कीप्स द पोस्टेज इट कलेक्ट्स ऑन द इंटरनेशनल मेल। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय मेल पर एकत्रित डाक शुल्क अपने पास रखेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डाक के ऊपर जो भी देश पोस्टेज चार्जेस को कलेक्ट करता है वो पोस्टेज चार्जेस को अपने पास रखेगा। ईच कंट्री मस्ट पे टू अदर मेंबर कंट्रीज फॉर एक्सेस मेल सेंड, दूसरे देश को जो भी एक्सेस मेल भेजी जाती है उस एक्सेस मेल के लिए भी प्रत्येक देश को दूसरे देश को भुगतान करना पड़ता है। ईच कंट्री मस्ट पे टू अदर कंट्री फॉर ट्रांसपोर्टिंग मेल्स अक्रॉस देयर बॉर्डर्स, इसे ट्रांजिट चार्जेस कहा जाता है। तो टर्मिनल ड्यूज या ट्रांजिट चार्जेस क्या होते हैं आगे आएगा। तो प्रत्येक देश को अपनी सीमाओं के पार डाक के परिवहन के लिए भी दूसरे देश को भुगतान करना पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। The Universal Postal Union's Technology Center manages IPS, which is an international mail management system. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन टेक्नोलॉजी सेंटर किसको प्रबंधित करता है, आईपीएस को
प्रबंधित करता है, मैनेज करता है। और आईपीएस की बात करें, ये एक इंटरनेशनल मेल मैनेजमेंट सिस्टम है। किस चीज़ की सुविधा प्रदान करता है? फैसिलिटेटिंग ट्रैक एंड ट्रेस ऑफ इंटरनेशनल मेल, अंतर्राष्ट्रीय डाक की ट्रैक और ट्रेस की सुविधा प्रदान करता है। फिर दूसरा है हमारे पास आईएफएस। आईएफएस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल मनी ऑर्डर सर्विस। अंतर्राष्ट्रीय मनी ऑर्डर सेवा के लिए आईएफएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। हमें बताना है आईपीएस और आईएफएस की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा आईपीएस इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम और आईएफएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो यूपीयू क्या करता है? यूपीयू टेक्नोलॉजी सेंटर आईपीएस को मैनेज करता है और आईपीएस एक इंटरनेशनल मेल मैनेजमेंट सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा प्रदान करता है और इसे इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम कहा जाता है। उसी तरह से आईएफएस की बात करें, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है अंतर्राष्ट्रीय मनी ऑर्डर सर्विसेज के लिए और आईएफएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है। Under Convention of Universal Postal Union, each country must pay other member country for the excess mail sent, which is called as which of the following? Universal Postal Union के सम्मेलन के तहत, कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश को भेजे गए अतिरिक्त मेल के लिए अन्य सदस्य देश को भुगतान करना होगा, जिसे क्या कहा जाता है? तो जब भी एक्सेस मेल भेजी जाती है, भेजने वाले देश द्वारा दूसरे देश को उस भेजी गई एक्सेस मेल के लिए भुगतान करना पड़ता है। इस किए गए भुगतान को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, इसे टर्मिनल ड्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कन्वेंशन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ईच कंट्री मस्ट पे चार्जेस टू अदर कंट्रीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मेल्स अक्रॉस देयर बॉर्डर्स, विच इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सम्मेलन या कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश को अपनी सीमाओं के पार मेल के परिवहन के लिए अन्य देशों को शुल्क देना होगा, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिट चार्जेस कहा जाता है। तो बॉर्डर के पार डाक की सेवाओं के लिए या डाक के परिवहन के लिए जो दूसरे देश द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है, तो उस देश को जो भुगतान किया जाता है उसको ट्रांजिट चार्जेस कहा जाता है। जो एक्सेस मेल भेजी जाती है, उस एक्सेस मेल के लिए जो चार्जेस दिए जाते हैं उसे टर्मिनल ड्यूज कहा जाता है। The aim of Universal Postal Union is, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का उद्देश्य क्या है? टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस पोस्टल सर्विसेज, संगठन को सुरक्षित करना और विभिन्न डाक सेवाओं में सुधार करना। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 2 है एक्ट्स ऑफ द यूनियन, संघ के अधिनियम। रूल नंबर 2 किस चीज से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर यहाँ आएगा एक्ट्स ऑफ द यूनियन। Which is the basic act of the union? It contains the organic rules of the union. हमें क्या बताना है कि ये जो यूनियन या संघ है इसका मूल अधिनियम क्या है और इसमें संघ के जैविक नियम सम्मिलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2 का ए पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन या एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ APPU? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक, थाईलैंड में। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं और सभी के आपको नाम जरूर एक बारी पढ़ लेने हैं। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन? भारत एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ? 1973 में। व्हेन वाज द एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन वाज स्टार्टेड? बहुत इंपॉर्टेंट। एशियाई महासागरीय डाक संघ की शुरुआत कब हुई? स्थापना 1961 में हुई, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? मनीला फिलीपींस वाज मूव्ड टू बैंकॉक, थाईलैंड। जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की शुरुआत हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मनीला फिलीपींस में था। कौन से वर्ष में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में स्थानांतरित किया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्ष 2002 में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में
ट्रांसफर किया गया। एक्सचेंज ऑफ आइटम्स अदर देन लेटर पोस्ट आइटम्स विद द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एशियाई प्रशांत डाक संघ देशों के साथ पत्र पोस्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, विद द रिलेवेंट एग्रीमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो पत्र डाक वस्तुओं के अलावा अन्य डाक वस्तुओं का आदान प्रदान एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के बीच में कैसे किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रिलेवेंट एग्रीमेंट्स के माध्यम से किया जाएगा। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन वाज स्टार्टेड इन। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। स्थापना 1961 में हुई। शुरुआत की बात करें 1962 में, और किस हेडक्वार्टर के साथ हुई थी? मनीला फिलीपींस। वर्ष 2002 में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में ट्रांसफर किया गया। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन इज हेडक्वार्टर्ड एट। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन इज लोकेटेड एट। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। Which of the following country is not the member of Asian Pacific Postal Union? इनमें से कौन सा एशियाई प्रशांत डाक संघ का सदस्य देश नहीं है? अब ये मैंने आपको बता दिया, टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके नाम आपको एक बारी पढ़ लेने हैं। इसमें इजराइल आ जाएगा। इजराइल APPU का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? इनमें से कौन सा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य देश नहीं है? रशिया नहीं है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेम द कंट्री विच इज नॉट मेंबर ऑफ APPU। उस देश का नाम बताएं जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य नहीं है। नॉर्वे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ बोथ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एंड एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन दोनों का सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3, लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में, पत्र डाक वस्तुओं के बारे में। एलसी वर्ड कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एलसी शब्द में क्या क्या शामिल है? तो एलसी शब्द में लेटर और पोस्ट कार्ड दोनों ही आ जाते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। लेटर पोस्ट आइटम्स टर्म इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक में एक लेटर पोस्ट आइटम शब्द में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एक लेटर पोस्ट आइटम्स होती हैं, एक पार्सल पोस्ट आइटम्स होती हैं। तो फॉरेन पोस्ट में जो लेटर पोस्ट आइटम्स हैं उसमें लेटर्स भी आते हैं, प्रिंटेड पेपर भी आते हैं, पोस्ट कार्ड, स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, ये सभी आते हैं। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following is corresponding category of small packets in inland post? इनमें से कौन सा अंतर्देशीय डाक में स्मॉल पैकेट की संबंधित श्रेणी है? तो क्या होता है, जैसे हमारे पास अंतर्देशीय डाक वस्तुएं होती हैं, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में भी डाक वस्तुएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, एक डाक वस्तु है प्रिंटेड पेपर, उसी के समकक्ष श्रेणी यानी कि आप कह सकते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी अंतर्देशीय डाक में कौन सी है? आप कह सकते हैं बुक पोस्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के मेल जोल खाती हुई सेवाएं हैं। अब हमें क्या बताना है, जो फॉरेन पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय डाक में स्मॉल पैकेट सर्विस है वो अंतर्देशीय डाक की किस सेवा के साथ मेल खाती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी नहीं है। तो ये जो स्मॉल पैकेट है, इस तरह की कैटेगरी वाले आर्टिकल सिर्फ फॉरेन पोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अंतर्देशीय डाक में इसके समकक्ष श्रेणी किसी भी डाक की नहीं है। What is the full form of AO in foreign post manual? विदेशी डाक नियमावली में AO का पूर्ण रूप क्या है? तो AO की फुल फॉर्म आ जाएगी ऑर्डर सब्जेक्ट। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। What is the full form of LC in foreign post manual? विदेशी डाक नियमावली में LC शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? लेटर्स एट कार्टस। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। When it is necessary to distinguish newspapers and periodicals on labels of bags from other classes of AO articles, then which abbreviation is used? जब बैग के लेवल पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को AO लेखों से अलग वर्गों से
एवं लेखों के अन्य वर्गों से अलग करना आवश्यक हो तो किस संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है? तो क्या है, आपने जो न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल भेजे हैं किसी भी थैले के अंदर, उनको आपने बाकी आर्टिकल्स से अलग करना है, ठीक है। एओ में आउटर सब्जेक्ट में बाकी आर्टिकल भी जो आते हैं उनसे अलग करना है। तो एक एलसी आ जाएगा, एक एओ आ जाएगा। एलसी में क्या आते हैं, लेटर्स एंड कार्ड, उसके अलावा जो बाकी आर्टिकल हैं वो आउटर सब्जेक्ट में आते हैं। अब आपने क्या करना है, जो न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल हैं उनको अलग से दर्शाना है किसी भी बैग के ऊपर। तो कैसे दर्शाएंगे, JX इसका यूज करके दर्शाएंगे, जिसका अर्थ होता है जर्नोक्स। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following are intended for transmission of small quantities of goods and can contain articles of saleable value? Gifts or samples of merchandise and should not exceed 2 किलोग्राम in weight. कौन सी ऐसी सेवा है या कौन सी ऐसी वस्तु है, डाक वस्तु है, जिसमें आप छोटी मात्रा में कोई भी सामान भेज सकते हैं, या इसमें बिक्री योग्य मूल्य की वस्तुएं हो सकती हैं, उपहार या माल के नमूने हो सकते हैं, और इसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सी सर्विस है, स्मॉल पैकेट सर्विस है। इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट द टर्म एलसी मीन, विदेशी डाक के संबंध में एलसी शब्द का क्या अर्थ आ जाएगा, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, और इसका दूसरा अर्थ भी आपने याद रखना है, लेटर्स एट कार्टस। लेटर पोस्ट आइटम्स आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल, विदेशी डाक मैनुअल के अध्याय 1 के किस नियम के तहत पत्र डाक वस्तुओं के बारे में दिया हुआ है? रूल नंबर 3 में सी ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 4, टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय डाक में सामान्यतः प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां। यहाँ से इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। All the countries in Universal Postal Union are considered as a part of one single postal territory for which of the following? Universal Postal Union में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों को सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। किसके संबंध में माना जाता है? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर मेल आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए माना जाता है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उनको सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? लेटर मेल आर्टिकल्स, पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए माना जाता है। In the freedom of transit, the conveyance charges to the intermediate country are given by whom? परिवहन की स्वतंत्रता में मध्यवर्ती देश के लिए परिवहन शुल्क किसके द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द मेल, तो डाक को भेजने वाले मूल देश के द्वारा इंटरमीडिएट कंट्री को फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट में चार्जेस का भुगतान किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस डू नॉट क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज और नॉट ओपन इनवार्ड फॉरेन बैग्स? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय विदेशों के लिए थैले बंद नहीं करता है और ना ही विदेशी बैगों को खोलने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, उप विदेशी डाकघर। क्योंकि ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है तो ना ही ये फॉरेन कंट्रीज में कार्यालयों के लिए थैलों को बंद करेगा और ना वहाँ से आने वाले थैलों को ये खोलेगा। A post office or sorting office which exchanges mails with offices in foreign countries is known as which of the following? एक डाकघर या छंटाई कार्यालय जो विदेशों में कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, डाकघर विनिमय केंद्र कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सा विनिमय का कार्यालय हो सकता है? तो विनिमय का कार्यालय पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन, इनमें से कोई भी हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इनवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज और आउटवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज टर्म्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? विनिमय के आवक कार्यालय या विनिमय के जावक कार्यालय शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विनिमय के आवक कार्यालय और जावक कार्यालय किसके लिए यूज किए जाते हैं? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या
क्या करता है, विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। जब ये खुद डाक बना के विदेश में स्थित किसी कार्यालय को भेजेगा, आउटबाउंड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। जब फॉरेन कंट्री के किसी कार्यालय द्वारा इसके लिए डाक बनाकर इसको भेजी जाती है, तब ये क्या आ जाता है, रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। Which of the following are correct about Office of Exchange of Transit? परिवहन डाक विनिमय केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन दी बॉर्डर, यह सीमा पर स्थित विनिमय का कार्यालय है। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट क्या है? तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट क्या होता है? बॉर्डर पर स्थित एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय कार्यालय है, यानी कि विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। Only receive and dispatches closed bags addressed to or received from other offices of exchange in India। यह भारत के अन्य डाक विनिमय केंद्रों को संबोधित, यह उनसे प्राप्त होने वाले बंद थैलों को प्राप्त करता है और प्रेषित करता है। नोट क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज और नोट ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग्स, तो ना ये फॉरेन कंट्रीज के लिए थैले बंद करेगा और ना ही फॉरेन कंट्री से आने वाले थैलों को खोलेगा। तो ये करता क्या है, भारत में स्थित अन्य ऑफिस ऑफ एक्सचेंजेस के लिए थैलों को प्राप्त करेगा या उनसे प्राप्त होने वाले थैलों को प्रेषित करने का काम करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। An office of exchange in which the work of assessment of custom duty on foreign mails is carried out is called as which of the following? विनिमय का एक कार्यालय जिसमें विदेशी डाक पर सीमा शुल्क के आकलन का कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहते हैं, विदेशी डाकघर कहते हैं। तो एक ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऐसा विनिमय कार्यालय जहां पे विदेशी डाक वस्तुओं के ऊपर कस्टम ड्यूटी की असेसमेंट का, कस्टम ड्यूटी के मूल्यांकन का या आकलन का काम किया जाता है, उस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को फॉरेन पोस्ट ऑफिस या विदेशी डाकघर कहा जाता है। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन एक्सचेंज ऑफिस, विदेशी डाकघर एक विनिमय कार्यालय है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। हमने ऊपर कर लिया कि सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज के ना तो डाक भेजेगा और ना ही बाहर से आने वाली डाक को प्राप्त करेगा। तो ये जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं आर ओपन फॉर विच पर्पस, किस उद्देश्य से खोले जाते हैं? फॉर कन्वीनियंस ऑफ सेंडर्स एंड एड्रेसी टू रिलीज और डिस्पैच ऑफ देयर फॉरेन आर्टिकल्स, अपनी विदेशी डाक वस्तुओं को छुड़ाने में सहायता के लिए जो प्रेषक या प्राप्तकर्ता होते हैं उनको अपनी डाक वस्तुओं को छुड़ाने या प्रेषित करने की सुविधा के लिए उपविदेशी डाकघर खोले गए हैं। Which office function is only to exchange mails with the carrier or with the officials of a foreign administration? किस कार्यालय का कार्य केवल वाहक के साथ या विदेशी प्रशासन के अधिकारियों के साथ डाक का आदान प्रदान करना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है इसके बारे में कि जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट होता है, बॉर्डर पर स्थित एक कार्यालय होता है। तो ना ही फॉरेन कंट्रीज के लिए थैलों को बंद करता है, ना ही फॉरेन कंट्रीज से आने वाले थैलों को खोलता है। इसका काम क्या होता है? सिर्फ वाहक के साथ या विदेशी प्रशासन के अधिकारियों के साथ डाक का आदान प्रदान करना। The countries in which articles of correspondence or parcel is posted initially is called as which of the following? जिस देश में पत्राचार का लेख या पार्सल शुरू में पोस्ट किया जाता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? यानी कि जहां से आर्टिकल पोस्ट किया जाता है उस देश को क्या कहा जाता है? कंट्री ऑफ ओरिजिन, उद्गम देश या जहां से आर्टिकल भेजा गया है वह देश कहा जाएगा। तो ये कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन होगा जहां पे उस आर्टिकल का वितरण होना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से उस आर्टिकल को भेजा गया है। द कंट्री टू विच एन आर्टिकल इज एड्रेस्ड फॉर डिलीवरी इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? जिस देश में डिलीवरी के लिए एक वस्तु को संबोधित किया जाता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो भी मैंने बताया उसे क्या कहा जाएगा? कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य का देश कहा जाएगा। तो जिस देश में किसी डाक वस्तु का वितरण होना है वो क्या कहलाएगी? कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन कहलाएगी।
इन रिलेशन टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ डिस्टेंट कंट्री। भारत के संबंध में कौन सा देश डिस्टेंट देश माना जाएगा या दूरस्थ देश माना जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी चाइना को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज डिस्टेंट कंट्रीज। अब हम कैसे इस चीज़ का अनुमान लगाएंगे या कैसे कहेंगे कि ये देश दूरस्थ देश है या डिस्टेंट कंट्री है? करेक्ट आंसर सी आएगा। When time taken in conveyance between them by the most rapid means land or sea exceeds 10 day। जब दो देशों के बीच में डाक के आदान प्रदान का जो सबसे तेज माध्यम है उस माध्यम से भी डाक के पहुंचने में 10 दिन से ज़्यादा का समय लगे तो उसको हम डिस्टेंट कंट्रीज कहेंगे, दूरस्थ देश कहेंगे। When the average frequency of the mail service between them is less than twice a month। जब दो देशों के बीच में मेल सेवा की औसत आवृत्ति महीने में 2 बार से कम है उसको भी डिस्टेंट कंट्री कहा जाएगा। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। A correspondence which is enclosed in a bag for delivery in a country to which the bag is addressed is called as which of the following। एक पत्राचार जो एक बैग में उस देश में डिलीवरी के लिए संलग्न होता है जिसके लिए बैग संबोधित किया गया हो तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसे डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस कहा जाएगा। तो अब इसको आपने थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अ कोरेस्पोंडेंस विच इज एनक्लोज्ड इन अ बैग, एक ऐसा पत्राचार जो किसी थैले में संलग्न किया हुआ है। फॉर डिलीवरी इन अ कंट्री टू विच द बैग इज एड्रेस्ड, अब जिस देश के लिए वो थैला जा रहा है उसी देश में उस आर्टिकल का या उस पत्राचार का वितरण होना है जो आपने थैले में डालना है। फिर वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट उस देश में पहुंच जाएगा जिस देश में उसका वितरण होना है। तो इस तरह के पत्राचार को डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस या सीधा पत्राचार कहा जाएगा। When a mail is sent in a transit through a country other than that to which it is addressed is referred to as which of the following। जब कोई डाक जिस देश के लिए संबोधित है उसके अलावा किसी अन्य देश के पारगमन में भेजी जाती है तो इस तरह की डाक को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड ट्रांजिट मेल कहेंगे। इसी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A postal article enclosed in a bag for a country other than to which the article is addressed is called as which of the following। अब मान लीजिए आपने एक देश से दूसरे देश को एक आर्टिकल भेजना है, जब उस आर्टिकल को किसी ऐसे देश के थैले में यानी कि एक ऐसे थैले में डालकर भेजा जाएगा जो थैला किसी अन्य देश को संबोधित है, फिर वहाँ पे उस डाक को क्या किया जाएगा? थैला खुलेगा तो वो डाक आगे फिर उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए भेजी जाएगी या आगे वाले किसी देश के लिए भेजी जाएगी। तो जब इस तरह से आर्टिकल भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्डेड डिकोवर्ड या फिर मेल सेंट इन ओपन ट्रांजिट। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब ओपन ट्रांजिट का क्या मतलब हो जाएगा कि आपने ऐसे देश के थैले में उसको डालकर भेजा है जिस देश में उसका वितरण नहीं होना है, जो उसका डेस्टिनेशन कंट्री नहीं है, तो वहाँ पे उस डाक वस्तु को वाले थैले को खोलना जाएगा और उस डाक वस्तु को आगे अग्रेषित किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ओपन ट्रांजिट में भेजी गई डाक हो जाएगी और इसको फॉरवर्डेड डिकोवर्ड भी कहा जाएगा। Any means of communication by land, sea or air belonging to an administration other than that of which country of origin and destination utilized for conveyance of mail is called as which of the following। मेल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल और गंतव्य देश के अलावा किसी प्रशासन से संबंधित भूमि, समुद्र या वायु द्वारा संचार के किसी भी साधन को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाता है? इंटरमीडियरी सर्विस। इंटरमीडिएट मत कर देना, गलत हो जाएगा। मध्यस्थ सेवा या इंटरमीडियरी सर्विस कहा जाएगा। इंटरमीडियरी सर्विस क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए आपने एक देश से दूसरे देश को डाक वस्तु भेजी। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आप जैसे वो डाक वस्तु एक देश के बॉर्डर से बाहर गई और उड़कर वो दूसरे देश में पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है उसको उस डाक वस्तु को किसी दूसरे, तीसरे या चौथे देश से होकर भी गुजरना पड़े। तो जब इस तरह के बीच वाले किसी देश द्वारा अपनी किसी भी माध्यम से उस डाक वस्तु के लिए कोई सेवा प्रदान की जाती है तो उस सेवा को इंटरमीडियरी सर्विस कहा जाता है। Intermediary service by land is called as which of the following।
भूमि द्वारा मध्यस्थ सेवा को क्या कहा जाता है? तो जब भी किसी देश द्वारा क्या किया जाता है, इंटरमीडियरी सर्विस लैंड के माध्यम से दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा टेरिटोरियल ट्रांजिट। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंटरमीडियरी सर्विस बाय सी इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर किसी देश द्वारा समुद्र के माध्यम से मध्यस्थ सेवा प्रदान की जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मारटाइम ट्रांजिट या सी ट्रांजिट कहा जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। इंटरमीडियरी सर्विस बाय एयर इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? हवाई मार्ग से मध्यस्थ सेवा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एयर कन्वेंस कहा जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। is an advice which is enclosed in every mail for furnishing the details to the office of destination। हमें क्या बताना है? एक ऐसी सूचना जो गंतव्य कार्यालय को डाक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक मेल में संलग्न की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? लेटर बिल। तो लेटर बिल क्या होता है? एक एडवाइस होती है, एक सूचना होती है जिसे प्रत्येक डाक के अंदर संलग्न करके भेजा जाता है, जिसमें ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन को डिटेल फर्निश की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। The form prescribed in the convention in which receiving offices notify to dispatching offices all the errors and irregularities observed in the mail is called as which of the following? कन्वेंशन में निर्धारित प्रपत्र जिसमें प्राप्त करने वाले कार्यालय मेल में देखी गई सभी त्रुटियों और अनियमितताओं को भेजने वाले कार्यालयों को सूचित करते हैं, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? वेरिफिकेशन नोट कहा जाता है। तो वेरिफिकेशन नोट क्या होता है? कन्वेंशन में निर्धारित एक प्रपत्र है। यह प्रपत्र कहाँ पे यूज किया जाता है? जिस भी कार्यालय के द्वारा डाक प्राप्त की जाती है, उस कार्यालय द्वारा अगर कोई भी एरर्स इरेगुलरिटीज देखी जाती हैं डाक में, तो उन इरेगुलरिटीज को या एरर्स को डिस्पैचिंग ऑफिस को बताने के लिए इस निर्धारित प्रपत्र का यूज किया जाता है, इनके वेरिफिकेशन नोट का यूज किया जाता है। Verification note is always be sent by and by air wherever एयर ट्रांसमिशन इज एडवांटेजियस। सत्यापन नोट हमेशा कैसे और हवाई मार्ग से भेजा जाना चाहिए जहां भी हवाई प्रसारण लाभप्रद हो। तो जो भी वेरिफिकेशन नोट भेजा जाता है उसे हमेशा रजिस्टर्ड मेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। द कंट्रीज हुज सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द कन्वेंस ऑफ मेल्स आर एंटाइटल्ड टू अ रिन्यूमरेशन कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? जिन देशों की सेवाओं का उपयोग डाक के परिवहन के लिए क्या आता है, वे एक पारिश्रमिक के हकदार होते हैं। तो इस पारिश्रमिक को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिट चार्जेस कहा जाता है, पारगमन शुल्क कहा जाता है। In case of surface mails, transit charges can be claimed only in regard to conveyance of correspondence sent in। सरफेस मेल के मामले में ट्रांजिट शुल्क का दावा केवल किसके माध्यम से भेजे गए पत्राचार के परिवहन के संबंध में किया जा सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ आएगा क्लोज्ड डिस्पैचेस। तो सरफेस मेल या सतह डाक की बात करें, ट्रांजिट चार्जेस का दावा कैसे किया जा सकता है? ऐसे पत्राचार के लिए जिसका परिवहन क्लोज्ड डिस्पैचेस या बंद प्रेषण में होता है। Which of the following is true about sorting list? इनमें से कौन सा sorting list के बारे में सही है? It shows the names of post offices and offices of exchange in foreign country for which direct bags are to be closed or from which direct bags are received by an office। तो ये जो sorting list होती है या circulation list होती है फॉरेन पोस्ट में, ये क्या दर्शाती है? ऐसे डाक घरों या कार्यालयों के नाम दर्शाती है। कौन से कार्यालय? ऑफिसेज ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन कंट्री। तो विदेश में ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या पोस्ट ऑफिस, यानी कि विदेशों के साथ जो भी डाक का आदान प्रदान करने वाले कार्यालय हैं, उनके नाम को दर्शाती है जिनको आपने डायरेक्ट बैग भेजने हैं या जिनके लिए डायरेक्ट बैग बंद किए जाएंगे, या फिर ऐसे कार्यालय जिनसे आपने डायरेक्ट बैग प्राप्त करने हैं, रिसीव करने हैं। इट शोज द रूट बाय विच द बैग्स आर ट्रांसमिटेड। फिर उसके बाद ये क्या दर्शाती है? उस रूट को दर्शाती है जिसके माध्यम से बैग्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। एंड द प्लेसेस फॉर और फ्रॉम विच आर्टिकल्स आर सेंट इन पर्टिकुलर बैग, और ये भी दर्शाएंगे कि कौन से स्थानों से या कहाँ को या कहाँ से पर्टिकुलर बैग में डालकर ही आर्टिकल भेजने हैं। अमेंडमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट
to this list should be made only on the basis of orders issued by Director General। और इस सॉर्टिंग लिस्ट में अगर कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो डायरेक्टर जनरल द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर ही किया जाएगा। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। Amendments to the sorting list or circulation list should be made only on the basis of orders issued by which of the following। छंटाई सूची या सर्कुलेशन लिस्ट में कोई भी परिवर्तन किया जाना है कि इसके द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर ही ऐसा किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डायरेक्टर जनरल। In order to reduce the number of lightweight bags, envelopes or packets to be conveyed by air on the same sector, they may be received or dispatched and closed in which of the following। तो अगर आपने क्या भेजने हैं, लाइट वेट बैग भेजने हैं और कहाँ के लिए भेजने हैं, सेम सेक्टर के लिए। तो जब भी आपने लाइट वेट बैग, एनवल्प या पैकेट हवाई डाक के माध्यम से सेम ही सेक्टर के लिए भेजने हैं तो उनकी संख्या को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन सबको कैसे भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सैक कलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उन्हें एक सैक कलेक्टर यानी कि एक बड़े थैले में डालकर भेजा जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनकी हैंडलिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सैक कलेक्टर टर्म इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सैक कलेक्टर शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कलेक्टिव बैग। इसे कलेक्टिव बैग भी कहा जाएगा क्योंकि सेम सेक्टर के लिए जब भी आपने लाइट वेट बैग्स हैं, एनवल्प्स या पैकेट्स भेजने हैं तो उन सबको आप एक थैले में डालकर भेज सकते हैं जिसे कलेक्टिव बैग या सैक कलेक्टर कहा जाएगा। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है। The convention permits two or more member countries to form a restricted union। कन्वेंशन कौन सा कन्वेंशन, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कन्वेंशन है, वो दो या दो से ज़्यादा देशों को एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन बनाने की अनुमति देता है। रिस्ट्रिक्टेड यूनियन यानी कि उसमें 2, 3, 4, 5 इस तरह के देश शामिल हो सकते हैं। दिस यूनियन कंक्लूड स्पेशल एग्रीमेंट्स अमंग themselves। और ये जो भी इसमें देश सदस्य देश बनेंगे रिस्ट्रिक्टेड यूनियन में, ये आपस में लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आपस में विशेष अरेंजमेंट कर सकते हैं, विशेष समझौते एग्रीमेंट कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो कन्वेंशन है 2 या 2 से ज़्यादा देशों को आपस में एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन बनाने की अनुमति देता है। और ये जो रिस्ट्रिक्टेड यूनियंस होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड यूनियन में जो भी सदस्य देश होते हैं वो आपस में स्पेशल एग्रीमेंट कर सकते हैं ताकि वो लोगों को और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। व्हाट इज द फोरम नंबर ऑफ अ ट्रायल नोट। ट्रायल नोट का फोरम नंबर क्या है, तो ट्रायल नोट जैसे हम ट्रायल कार्ड के बारे में पढ़ते हैं अंतर्देशीय डाक में उसका यूज़ किया जाता है, उसी तरह से ट्रायल नोट होते हैं जो C27 के ऊपर बनाए जाते हैं, फॉरेन पोस्टमैन का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड फोरम इन इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस डिजाइन्ड to determine the most favorable route for international mails and to provide a check on their transmission time is called as which of the following। अंतर्देशीय डाक सेवा में एक मानकीकृत प्रपत्र जिसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने और उनके प्रसारण समय पर जांच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ट्रायल नोट कहते हैं। C27 के ऊपर ये बनाया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय डाक की बात करें, अंतर्देशीय डाक की बात करें, वहाँ पे ट्रायल कार्ड होते हैं, उनका भी सेम पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है, अंतर्राष्ट्रीय डाक के लिए सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने, उनके प्रसारण समय पर जांच प्रदान करने के लिए ट्रायल नोट्स को डिज़ाइन किया जाता है। हाउ द ट्रायल नोट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड बी रिटर्न्ड ड्यूली कंप्लीटेड। जब भी किसी दूसरे देश से ट्रायल नोट प्राप्त होते हैं विधिवत तरीके से उनको पूरा करने के बाद वापस कैसे लौटाया जाएगा, बाय एयर बाय द नेक्स्ट मेल। अगली डाक द्वारा ही उनको वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन कैसे, बाय एयर हवाई डाक के माध्यम से। With reference to foreign post manual, postal articles enclosed in a bag for a country other than that to which the articles are addressed are said to be forwarded or decoupled. These are also referred to as। विदेशी डाक नियमावली के संदर्भ में यदि किसी डाक लेख को ऐसे बैग में बंद करके भेजा जाता है जो उस लेख से संबंधित देश के अलावा अन्य देश के लिए हो, इनके सिंपल सी चीज़ है,
ये दो देशों के बीच में डाक वस्तु आपने भेजनी है। अब यहाँ से जब उस डाक वस्तु को भेजा गया, ऐसे डाक थैले में डालकर भेजा गया जो डाक थैला किसी और देश का है, तो इस तरह की डाक वस्तु को हमने ऊपर भी पढ़ा फॉरवर्डेड डिकोवर्ट कहा जाता है। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाएगा, मेल्स सेंट इन ओपन ट्रांजिट या खुले पारगमन में भेजे गए लेख भी कहा जाएगा। A verification note issued by an exchange office in India is unless otherwise indicated prepared in। भारत में किसी विनियम कार्यालय द्वारा जारी किया गया सत्यापन नोट जब तक कि अन्यथा इंगित ना हो कैसे तैयार किया जाएगा, ट्रिप्लिकेट में। तो जब भी वेरिफिकेशन नोट जारी किया जाता है भारत के किसी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, उसे जब तक बताया ना गया हो, ठीक है, मतलब अगर इंडिकेट किया है कि इसकी आपने 4 कॉपीज़ बनानी है तब तो 4 ही बनेंगी, लेकिन अगर इंडिकेट नहीं किया गया है तब तक इसको ट्रिप्लिकेट में या इसकी 3 प्रतियां ही बनाई जाएंगी। हाउ द वेरिफिकेशन नोट इशूड बाय एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज अब्रोड इज ड्यू टू बी रिसीव्ड। विदेश स्थित विनियम कार्यालय द्वारा जारी सत्यापन नोट किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, तो इसे डुप्लीकेट में प्राप्त किया जाएगा। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 39 है, व्हेन अ मेल इज सेंट इन अ ट्रांजिट थ्रू अ कंट्री अदर देन दैट टू विच इट इज एड्रेस्ड इज रेफर्ड टू एज। जब एक डाक को उस देश के अलावा किसी अन्य देश के लिए संबोधित किया गया है तो अन्य देश के माध्यम से पारगमन में भेजा गया आर्टिकल क्या कहलाएगा। तो जब एक डाक है उस देश के अलावा जिसके लिए से संबोधित किया गया अन्य देश के, नहीं कि जिस देश के लिए भेजा उस देश के लिए डायरेक्ट नहीं पहुंचा, किसी अन्य देश के पारगमन से होते हुए वहां के लिए जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड ट्रांजिट मेल कहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन केस ऑफ सरफेस मेल्स transit charge can be claimed only in regard to conveyance of correspondence sent in which dispatches। सतही डाक के मामले में पारगमन प्रभार का दावा केवल कैसे भेजे गए पत्राचार के परिवहन के संबंध में किया जा सकता है। तो हमने ऊपर भी कर लिया, सिर्फ ये क्लोज्ड ट्रांजिट मेल के संबंध में ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी सरफेस मेल भेजी जाती है ट्रांजिट चार्जेस का क्लेम सिर्फ ट्रांजिट मेल जो कि क्लोज्ड ट्रांजिट मेल होगी उसके परिवहन के संबंध में ही आप क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ मेल्स कन्वेड बाई एयर, एयर कन्वेंस चार्जेस आर पेएबल इन। तो हवाई डाक से जब आप डाक भेजेंगे तो ये जो ट्रांजिट चार्जेस हैं कब आपको मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपको दोनों मामलों में मिलते हैं, क्लोज्ड ट्रांजिट मेल और ओपन ट्रांजिट मेल दोनों में मिलेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। और अगर लैंड के माध्यम से भेजते हैं, सतह डाक के माध्यम से भेजते हैं, तो सिर्फ क्लोज्ड ट्रांजिट मेल के लिए आप इनका क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 7, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। डाक शुल्क का नकद पूर्व भुगतान। सर्टेन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज आर ऑथराइज्ड बाय whom to realize the postage charges in cash from firms or other persons who post a very large number of unregistered packets subject to minimum of 500 packets at a time in big cities and 250 packets in small towns। कुछ महत्वपूर्ण डाक घरों को किसके द्वारा उन फर्मों या अन्य व्यक्तियों से नकद में डाक शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है जो बहुत बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करते हैं। बड़े शहरों में कम से कम 500 पैकेट और छोटे शहरों में 250 पैकेट। तो इस सुविधा के लिए कौन ऑथराइज कर सकता है, हेड ऑफ सर्किल करता है। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 8 है फ्री पोस्टेज के बारे में। तो फ्री पोस्टेज है, लेटर पोस्ट आइटम्स रिलेटिंग टू पोस्टल सर्विस आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ऑल पोस्टल चार्जेस इंक्लूडिंग एयर चार्जेस इफ दे आर डाक सेवा से संबंधित। यानी कि जब भी पत्र डाक वस्तुएं पोस्टल सर्विस से रिलेटेड होंगी उनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट दी जाएंगी, उनके ऊपर कोई भी पोस्टल चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग एयर चार्जेस भी आपको नहीं देने होंगे अगर उनका आदान प्रदान किसके बीच में किया जाता है, इफ सेंट बाई पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और देयर ऑफिसेस, अगर डाक प्रशासन या डाक प्रशासन के कार्यालयों द्वारा उन्हें भेजा जाता है। एक्सचेंज्ड बिटवीन बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निकायों के बीच में उनका आदान प्रदान होता है, या रिस्ट्रिक्टेड यूनियन की बॉडीज के बीच में उनका आदान प्रदान होता है, या बिटवीन द बॉडीज ऑफ दोज यूनियंस और सेंट बाई सच बॉडीज टू पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एट देयर
ऑफिसेज, या फिर क्या होता है निकायों या पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज के बीच में उनका आदान प्रदान होता है। तो पोस्टल सेवा से रिलेटेड लेटर पोस्ट आइटम्स के ऊपर आपसे कोई भी पोस्टल चार्जेस या फिर एयर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है parcels relating to postal service are exempted from all postal charges if exchanged between which of the following? डाक सेवा से संबंधित पार्सल को निम्नलिखित में से किसके बीच आदान प्रदान करने पर सभी डाक शुल्कों से छूट दी गई है? तो लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर लिया। अब है पार्सल डाक वस्तुओं के बारे में। तो पार्सल डाक वस्तुएं हमें बताना है अगर किसके बीच आदान प्रदान होती है तो सभी डाक शुल्कों से छूट दी जाएगी। डाक प्रशासनों के बीच, पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूरो, डाक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के बीच में अगर पार्सल्स का आदान प्रदान होता है, डाक घरों या पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अगर पार्सल का आदान प्रदान होता है तो वहां पे आपको पोस्टल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। Letter post items and parcels sent on postal service must wear on the front of the upper left corner which words? जब भी पोस्टल सर्विस के तहत कोई भी पत्र डाक वस्तु या पार्सल डाक वस्तु भेजी जाएगी तो उसके ऊपरी बाएं कोने के में सामने की ओर कौन सा शब्द होना चाहिए? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी सर्विस, डेज, पोस्ट, ये शब्द होना चाहिए। Insured letters on postal service exchanged either between postal administrations or between administrations and the international bureau are exempted from which of the following? डाक प्रशासनों के बीच या प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के बीच जब भी कोई इंश्योर्ड लेटर का आदान प्रदान होता है तो कौन से चार्जेस से छूट दी जाती है? तो इसके ऊपर भी पोस्टल चार्जेस या सर चार्जेस नहीं लगते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 33 है लेवलिंग ऑफ बैग्स, बैगों पर लेवल लगाना। बट विल बी द कलर ऑफ द लेवल फॉर द बैग्स टू फॉरेन कंट्रीज कंटेनिंग रजिस्टर्ड आइटम्स। जब भी किसी फॉरेन कंट्री को भेजे जाने वाले थैले में पंजीकृत वस्तु हो तो उसके बैग के लेवल पर कौन से रंग का लेवल होना चाहिए? रेड कलर का। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन फॉरेन पोस्ट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द लेवल ऑफ बैग्स कंटेनिंग ऑर्डिनरी आइटम्स लाइक लेटर एंड पोस्ट कार्ड। विदेशी डाक में पत्र और पोस्ट कार्ड जैसी सामान्य वस्तुओं वाले बैग के लेवल का रंग क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। insufficiently paid outward for an article can be taxed only at which of the following? अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए जावक विदेशी डाक लेख पर शुल्क केवल किस में लगाया जाएगा? तो ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में लगाया जाता है, विदेशी विनिमय कार्यालय में लगाया जाता है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 11 है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों का रिकॉर्ड रखना। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू आर्टिकल्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय फॉरेन पोस्ट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर विच पीरियड? विदेशी डाक से प्राप्त होने वाले या भेजे जाने वाले लेखों से संबंधित रिकॉर्ड किस अवधि के लिए संभाल के रखे जाते हैं? 18 महीनों के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल? विदेशी डाक मैनुअल के अध्याय 1 के किस नियम के अंतर्गत अभिलेखों का संरक्षण दिया गया है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी रूल नंबर 11 में। If an inquiry is received from a foreign administration, it must be dealt with provided it has reached Indian administration within a period of how many months from the date after the date of posting of item under inquiry? यदि किसी विदेशी प्रशासन से कोई पूछताछ प्राप्त होती है तो उसे निपटाया जाना चाहिए, लेकिन जो पूछताछ है वस्तु की पोस्टिंग के कितने समय के भीतर करनी होगी? 18 महीने के भीतर करनी होगी और ये अवधि भारतीय प्रशासन तक पहुंच गई होनी चाहिए। The application for the recall of articles or alteration of the address with the fees converted into postage stamps and affixed to them should be kept on record for how many months? जब भी किसी डाक वस्तु को वापस बुलाया जाता है तो उसके आवेदन के ऊपर डाक शुल्क कैसे चिपकाया जाता है? डाक टिकटों के रूप में परिवर्तित करके चिपकाया जाता है और इसको रिकॉर्ड में कितने समय तक संभाल के रखा जाएगा? 18 महीनों के लिए संभाल के रखा जाएगा। रूल नंबर 12 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल अब्रोड, विदेश में मेल की स्थापना।
Dispatch of mail to foreign countries should be in accordance with the sorting instructions issued to the Office of Exchange by whom? तो dispatch of mail to foreign countries, विदेश के लिए जब भी डाक प्रेषित की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी? सॉर्टिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग की जाएगी। किसके द्वारा जारी सॉर्टिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग की जाती हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड ऑफ सर्किल द्वारा जारी सॉर्टिंग इंस्ट्रक्शंस के आधार पर। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आई थिंक इसका डायरेक्टर जनरल होना चाहिए। देयर शुड बी नो अल्टरेशन इन द सॉर्टिंग इन द रूटिंग ऑफ मेल शुड बी मेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ होम। अगर डाक की रूटिंग में, यानी कि डाक की रूटिंग में आपने कोई भी परिवर्तन करना है तो इसके लिए डायरेक्टर जनरल की अनुमति की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 15 है सॉर्टिंग के बारे में। ऑल आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच टू अब्रोड शुड बी सॉर्टेड इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। विदेश भेजने के लिए सभी वस्तुओं को निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा? कैसे छांटा जाएगा? अकॉर्डिंग टू आउटवर्ड सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार छांटा जाएगा। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। द वेट ऑफ द बंडल of the non-standardized items to foreign countries should not exceed how many kilograms। विदेशों को भेजे जाने वाले गैर मानकीकृत वस्तुओं के बंडल का वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय भाषा में संबोधित लेखों का निपटान कैसे किया जाएगा? इफ़ एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर डिस्पैच अब्रोड, कोई भी आर्टिकल है जिसे फॉरेन कंट्री के लिए प्रेषित किया जाना है, इज अ फाउंड टू बी एड्रेस्ड इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, उसके ऊपर जो पता है किसी भारतीय भाषा में लिखा हुआ पाया जाता है। अ फुल ट्रांसक्रिप्शन इन विच लैंग्वेज शुड बी एडेड, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? फुल ट्रांसक्रिप्शन जोड़ी जाएगी, प्रतिलेखन जोड़ा जाएगा। कौन सी लैंग्वेज में जोड़ा जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। रूल नंबर 34 है लेटर बिल्स के बारे में, पत्र बिल के बारे में। The bundles of unpaid and underpaid items shall be placed in the bag which contain the, अवैतनिक और कम भुगतान वाली वस्तुओं के बंडल उस बैग में रखे जाएंगे जिसमें क्या होगा? जिसमें लेटर बिल होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। लेटर बिल इन विच फॉर्म मस्ट अकम्पनी ईच डिस्पैच ऑफ मेल टू फॉरेन कंट्री, विदेश में प्रत्येक डाक प्रेषण के साथ किस प्रपत्र पर एक पत्र बिल संलग्न होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, C12 के ऊपर लेटर बिल बनाया जाएगा। A letter bill should be placed in a blue envelope wearing in bold letters which indication, एक लेटर बिल को नीले लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसमें मोटे अक्षरों में कौन सा संकेत लिखा होना चाहिए? तो इसमें लिखा होना चाहिए फ्यूले डी एविस। तो इसकी करेक्ट आंसर बी ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। ऑन द अराइवल ऑफ एन इनवर्ड मेल द बैग वेयरिंग द लेवल मस्ट बी ओपनड एज सुन एज पॉसिबल एंड द लेटर बिल ऑब्टेन्ड। तो आवक मेल जब भी आएगी, यानी कि जब भी आने वाली डाक आपके पास पहुंचेगी, कौन से लेवल वाले बैग को यथाशीघ्र खोला जाएगा और उसमें से लेटर बिल को निकाला जाएगा? तो जिसके बैग लेवल पर एफ सिंबल होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 38 है रिकॉर्ड ऑफ मेल्स डिस्पैच्ड, भेजी गई डाक का रिकॉर्ड। रजिस्टर ऑफ मेल्स डिस्पैच्ड टू फॉरेन कंट्रीज मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन विच फोरम, विदेशों को भेजी जाने वाली डाक का रजिस्टर कौन से प्रपत्र पर रखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, FMS 36 के ऊपर रखा जाता है। रूल नंबर 91 है द रजिस्टर ऑफ क्लोज्ड ट्रांजिट मेल्स, बंद पारगमन मेलों का रजिस्टर। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? द रजिस्टर ऑफ क्लोज्ड ट्रांजिट मेल्स शुड बी मेंटेन्ड ऑन विच फोरम, बंद ट्रांजिट मेल का रजिस्टर कौन से प्रपत्र पर रखा जाता है? FMS 33 के ऊपर रखा जाता है। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ कोरेस्पोंडेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड आर जनरली रिसीव्ड विद विच स्टैम्प एंड फ्रैक्शन रिटन बाय इट्स साइड, विदेशों से प्राप्त अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्राचार के लेख आमतौर पर किस मोहर और उसके पक्ष के में लिखे अंश के साथ प्राप्त होते हैं? यानी कि जब भी फॉरेन कंट्री से कोई अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल प्राप्त होगा तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है। कौन सी स्टैंप लगी होती है? T स्टैंप लगी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जर्नल अबाउट बैग्स।
The bags of other administration in which mails are received should be returned empty by for the country to which they belong. अन्य प्रशासनों के बैग जिनमें डाक प्राप्त होती है उन्हें उस देश के लिए कैसे खाली लौटा दिया जाना चाहिए जिससे वो संबंधित हों। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगली डाक के माध्यम से डायरेक्ट मेल में डालकर उनको उस देश को लौटा देना है जिस देश के वो थैले होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 141, स्टॉक ऑफ बैग्स या बैगों का स्टॉक। ईच ऑफिस ऑफ एक्सचेंज शुड मेंटेन इट्स ओन स्टॉक ऑफ बैग्स। प्रत्येक विनिमय कार्यालय ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, अपने पास थैलों का एक स्टॉक बनाकर रखता है। लाइक अदर पोस्ट ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस, तो जैसे अन्य डाकघर या रिकॉर्ड ऑफिस अपने पास थैलों का एक स्टॉक रखते हैं, उसी तरह से ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी अपने पास थैलों का एक रिकॉर्ड रखता है। दिस विल बी एज पर दी। अब ये जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज अपने पास थैलों का एक कह सकते हैं स्टॉक रखेगा, तो वो कैसे रखेगा, किस आधार पर रखेगा, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, औसत दैनिक आवश्यकता के अनुसार वो अपने पास थैलों का स्टॉक रखेगा। रिटर्न ऑफ एम्प्टी बैग्स बिलोंगिंग टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन, अन्य प्रशासनों के खाली थैले वापस लौटाना। तो यहाँ पे दिया है बट इज द मीनिंग ऑफ सैक्स वाइट्स। सैक विदेश या वाइट्स का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका विदेश का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, इसे एम्प्टी बैग कहा जाएगा। तो सैक्स विदेश क्या हो जाएगा, एम्प्टी बैग। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 146 है मैनर ऑफ डिस्पैचिंग ऑफ एम्प्टी बैग्स, खाली बैग मेल भेजने का तरीका। द लेवल ऑफ द बैग कंटेनिंग द लेटर विल मस्ट ऑलवेज बेयर द विच लेटर। लेटर बिल वाले बैग के लेवल पर हमेशा कौन सा लेटर होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, एफ सिंबल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। इफ द नंबर ऑफ एम्प्टी बैग्स टू बी रिटर्न्ड टू एनी कंट्री इज वेरी लार्ज दे मे बी डिस्पैच्ड एज अ सेपरेट मेल। किसी भी देश को भेजे जाने वाले खाली थैलों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो तो उनको सेपरेट मेल के रूप में प्रेषित किया जाएगा। The empty bags must be folded and tied together in suitable bundles। तो जब भी खाली थैले भेजे जाते हैं उनको फोल्ड किया जाएगा और आपस में बांधकर उनके सूटेबल बंडल यानी कि उचित बंडल बनाए जाएंगे और उनको एक बड़े थैले में आउटर बैग में रखा जाएगा उस देश के लिए जिस देश के वो थैले हैं। The total weight of the outer bag and its contents must not exceed 30 किलोग्राम। तो इस तरह के जब आउटर बैग में आप बंडल बनाए हुए थैलों को रखेंगे उसका वजन 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। रूल नंबर 147 है रिकॉर्ड ऑफ एम्प्टी बैग्स टू बी रिटर्न्ड एंड रिसीव्ड, वापस किए जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले खाली थैलों का रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड ऑफ बैग्स यूज्ड फॉर क्लोजिंग फॉरेन मेल मस्ट बी मेंटेन इन विच फॉरम नंबर ऑफ रजिस्टर। विदेशी डाक को बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैगों का रिकॉर्ड किस फॉरम नंबर के रजिस्टर में रखा जाता है, FMS 35 के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न ऑफ एयरमेल बैग्स, हवाई डाक थैलों को वापस करना। अ स्पेशल डिस्पैच ऑफ एम्प्टी एयरमेल बैग्स शुड बी मेड इफ द नंबर ऑफ बैग्स टू बी रिटर्न्ड रीचेस हाउ मच। यदि लौटाए जाने वाले बैगों की संख्या कितनी हो जाती है तो खाली एयरमेल बैगों का विशेष प्रेषण किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो स्पेशल डिस्पैच एम्प्टी एयरमेल बैग्स का कब बनाया जाता है, जब वापस भेजे जाने वाले थैलों की संख्या 10 से ज़्यादा हो जाती है। Empty airmail bags will not be sent by airmail between the adjacent countries and when their return by surface mail does not take more than how many days। तो खाली हवाई डाक थैले अगर एडजेसेंट कंट्रीज के बीच में ही भेजे जाने हैं तो उनको बाई एयर नहीं भेजा जाएगा अगर वापस भेजने का समय कितने दिन से ज़्यादा नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर दोनों देशों के बीच में आपने लैंड के माध्यम से हवाई डाक थैले भेजेंगे, 10 दिन के बीच में पहुंच जाते हैं, भीतर पहुंच जाते हैं, तो उनको हवाई डाक से नहीं भेजा जाएगा। मेल्स टू बी हैंडेड ओवर to an air service at an airport are entered in a delivery bill in the forum number। हवाई अड्डे पर एक हवाई सेवा को सौंपे जाने वाले मेल की डिलीवरी बिल में कौन से फोरम पर दर्ज किया जाता है, तो AOE 7 के ऊपर इसे दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 164 है रिफंड ऑफ पोस्टेज एंड अदर फीस, डाक एवं अन्य शुल्क की वापसी।
Which of the following fees is refundable in case of compensation? मुआवजे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क वापसी योग्य है? तो जब भी कंपनसेशन दी जाती है इंक्वायरी फीस भी रिफंड की जाएगी. Which of the following is true about registration fees with regard to foreign article? विदेशी डाक वस्तु के संबंध में दिए गए पंजीकरण शुल्क के बारे में कौन सा सही है? तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. द रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेड वे कंपनसेशन इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल. अगर किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के संबंध में मुआवजा दिया जाएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं की जाती है. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा. इंश्योरेंस फीस इज इन नो सर्कमस्टांसिस बी रिफंडेड. बीमा शुल्क किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेड व्हेन ओनली कंपनसेशन इज पेड फॉर द टोटल लॉस और द डिस्ट्रक्शन और एब्स्ट्रक्शन ऑफ द होल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल. तो पंजीकरण शुल्क का वापस किया जाता है जब बीमाकृत वस्तु की कुल हानि या पूरी सामग्री के नष्ट हो जाने के लिए आपको मुआवजा मिलेगा. अदरवाइज आपको पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और इंश्योरेंस फीस तो आपको कहीं भी वापस नहीं मिलेगी. तो सी ऑप्शन सही आ जाएगी. नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज ऑफ पार्सल. फॉरेन पोस्ट में जो पार्सल होते हैं उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं. एनी पार्सल हुज डायमेंशंस एक्सीड द लिमिट फिक्स्ड बाय द डिटेल्ड रेगुलेशंस ऑफ द पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट आर कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कोई भी पार्सल जो बताई गई लिमिट से ज़्यादा पाया जाता है, उसकी डायमेंशंस या उसके आयाम जो भी लिमिट्स निर्धारित हैं आपके पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है उससे ज़्यादा पाई जाते हैं, तो उस तरह के पार्सल को कम्बरसम पार्सल कहा जाएगा, बोझिल पार्सल कहा जाएगा. पार्सल्स फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार एंड इंटर्नीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. युद्ध बंदियों और नजरबंदियों के लिए पार्सल को किस चीज़ से छूट दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा. तो प्रिजनर्स ऑफ वार हो या इंटर्नीज हो, उनको जो पार्सल भेजे जाते हैं उनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस छूट मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्सल्स फॉर प्रिजनर्स ऑफ बार्स एंड इंटर्नीज. युद्धबंदियों और नजरबंदियों के पार्सल के बारे में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा. प्रिजनर्स ऑफ बार्स एंड इंटरनी पार्सल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टेज चार्जेस. जब भी प्रिजनर ऑफ बार या इंटरनी पार्सल भेजे जाते हैं पोस्टेज चार्जेस में छूट दी जाती है. ऐसे चार्जेस आर पेएबल ऑन सच पार्सल्स. ऐसे चार्जेस ऐसे पार्सल्स के ऊपर देने पड़ते हैं अगर इनको कोई भी नुकसान होता है, इनके लॉस के मामले में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है. डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. नेक्स्ट चलते हैं वेट ऑफ पार्सल या पार्सल का वजन. Parcels exchanged between foreign countries on the basis of parcel post agreement are classified into how many weight steps? पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के आधार पर विदेशी प्रशासन के साथ आदान प्रदान किए जाने वाले पार्सल को कितने वजन चरणों में वर्गीकृत किया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. 6 वर्गों में वर्गीकृत है. बेड स्टेप्स क्या होते हैं? जैसे 0 से 50 ग्राम तक एक बेड स्टेप हो गया, कितने चार्जेस लगेंगे. फिर 50 से लेके 200 ग्राम तक इस तरह का एक और बेड स्टेप हो गया. तो इस तरह से इसको बेड स्टेप्स कहा जाता है. रूल नंबर 206 है रेट्स एंड शेयर्स. दरें और शेयर. The charges levied for handling a transit parcel are called as which of the following? ट्रांजिट पार्सल को संभालने के लिए लगाए गए शुल्क को क्या कहा जाएगा? तो ट्रांजिट पार्सल को संभालने के लिए लगाए गए शुल्क को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं ट्रांजिट शेयर या ट्रांजिट क्रेडिट. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा. द चार्जेस लीव्ड फॉर हैंडलिंग एट बोथ द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द पार्सल इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्सल के उद्गम और गंतव्य स्थल दोनों पर प्रबंधन के लिए लगाए गए शुल्क को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा. इसको भी उपरोक्त में से कोई भी कहा जाएगा. ठीक है, इसको आउटबार्ड या इनबार्ड टेरिटोरियल शेयर, टेरिटोरियल क्रेडिट या टर्मिनल क्रेडिट. तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा. आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री चार्जेस या अनुपूरक शुल्क. विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट टेकन बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑन फॉरेन पार्सल? किसी भी विदेशी पार्सल के ऊपर इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा कौन से चार्जेस नहीं लिए जाते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. तो इसमें एडवाइस ऑफ एम्बार्केशन चार्जेस, चार्जेस फॉर रिस्क बियॉन्ड कंट्रोल, इस तरह के चार्जेस भारत में नहीं लिए जाते हैं और ना ही इस तरह की सर्विस दी जाती है.
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर कलेक्टेड ऑन पार्सल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनेटिंग कंट्री। मूल देश के प्रशासन द्वारा पार्सल पर कौन से शुल्क एकत्र किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस किसके द्वारा लिए जाएंगे? ओरिजिनेटिंग कंट्री के द्वारा। डिलीवरी चार्जेस, एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस ये कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा लिए जाते हैं। Which of the following charges on foreign parcel are levied in India? भारत में विदेशी पार्सल पर कौन सा प्रभार लगाया जाता है? तो भारत में स्टोरेज चार्जेस, वेयरहाउसिंग चार्जेस कहते हैं, वो लिए जाते हैं। Which of the following charges on foreign parcels are not levied in India? विदेशी पार्सल पर निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क भारत में नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा नहीं लगाया जाता है? डिलीवरी शुल्क भारत में नहीं लगता है। रीपैकिंग चार्जेस, वेयरहाउसिंग चार्जेस, एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्जेस ये सारे चार्जेस भारत में लिए जाते हैं। Which of the following charges are collected on parcels by the administration of destination country? इनमें से कौन से ऐसे शुल्क हैं जो गंतव्य देश के प्रशासन द्वारा पार्सल पर एकत्र किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, पोस्ट रेस्टेंट चार्जेस। Which of the following is throughout custom clearance charge? इनमें से कौन सा कस्टम क्लियरेंस चार्जेस के बारे में सही है? दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन। ये शुल्क गंतव्य देश के प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। इन केस ऑफ पार्सल फॉर डिलीवरी फ्री ऑफ चार्जेस, दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजन ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन। अगर कोई पार्सल फ्री में वितरण करना है, तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में ये कर चुके हैं कि जब भी पार्सल भेजते हैं तो डेस्टिनेशन कंट्री में या ट्रांसमिशन के दौरान उसके ऊपर और भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। अगर सेंडर चाहता है वो चार्जेस एड्रेसी को ना देने पड़े तो सेंडर स्वयं उनका भुगतान करता है। तो ये जो चार्जेस हैं कस्टम क्लियरेंस वाले, ये भी किसको देने पड़ेंगे? अगर पार्सल का फ्री वितरण करवाना चाहता है सेंडर, तो सेंडर के माध्यम से ये चार्जेस दिए जाएंगे। तो इनको एकत्र कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजन के द्वारा इनको एकत्र किया जाएगा। इन इंडिया दिस फीस इज लीव्ड ओनली ऑन पार्सल ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज पेएबल। भारत में ये शुल्क केवल ऐसे पार्सल्स के ऊपर लगता है जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी देय होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। स्टोरेज चार्जेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में भंडारण शुल्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत में भंडारण शुल्क को क्या कहते हैं? वेयरहाउसिंग चार्जेस कहते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following is true about inquiry fees with regard to foreign articles? विदेशी लेखों के संबंध में पूछताछ शुल्क के बारे में कौन सा सही है? The inquiry fees, if one has been paid, is refunded in any case where compensation is paid in respect of a registered or insured article. तो मान लीजिए आपने किसी भी आर्टिकल के बारे में इंक्वायरी फीस दी है, आप उसके बारे में कोई इंक्वायरी करते हैं, तो अगर आपको उस आर्टिकल के संबंध में मुआवजा मिलता है तो आपको जो भी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में आपने इंक्वायरी फीस दी होगी वो भी रिफंड कर दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्जेस फॉर रिस्क बियॉन्ड कंट्रोल? नियंत्रण से परे जोखिमों के शुल्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर टू कवर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कोज बियॉन्ड कंट्रोल। यह शुल्क नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कवर करने के लिए प्रशासन द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन भारत में इस तरह के किसी भी जोखिम को स्वीकार नहीं किया जाता, इस तरह का कोई भी कवर नहीं दिया जाता है किसी भी जोखिम के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 209 है पार्सल रिक्विल के बारे में। तो पार्सल रिक्विल क्या चीज़ होती है? अ कंपेंडियम और रिक्विल रिलेटिंग टू पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एक सारांश रिक्विल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, तो ये आपने PDF से पढ़ लेने हैं, 2-4 क्वेश्चन जो बचे हैं। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, उस साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस में जुड़ना है या और कोई बुक्स की जानकारी आपको चाहिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।